हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों ये वीडियो कक्षा 11वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 2 है। दोस्तों इससे पहले चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया था, जिसका नाम दोस्तों समय की शुरुआत से था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 2 को पढ़िए, जिसका नाम है दोस्तों लेखन कला और शहरी जीवन। दोस्तों ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग को पढ़ने हैं एक सभ्यता के बारे में, जिस सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया। ठीक है, ये जो मेसोपोटामिया है, अगर आपको सभ्यता समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतना समझिए कि ये जो मेसोपोटामिया है एक जगह का नाम है जो कि शहर है। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग में देख पा रहे होंगे शहरी जीवन मतलब शहर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में समझते हैं कि मेसोपोटामिया के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, यहाँ का रहने का स्टाइल कैसा है, यहाँ के लोग जो है क्या खाते थे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये सारा चीज दोस्तों इस मेसोपोटामिया के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया है ये यूनानी भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसमें से पहला शब्द है वो है मेसोस और दूसरा शब्द है वो है पोटेमोस। ठीक है, तो इसमें से मेसोस का जो अर्थ है वो होता है मध्य, और जो पोटेमोस का अर्थ होता है वो होता है नदी, अर्थात मध्य नदी, मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जो कि एक उपजाऊ क्षेत्र भी होता है। और उसी क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है ना, मेसोपोटामिया कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र अर्थात उपजाऊ क्षेत्र, मतलब वहाँ पे अगर कृषि करते हैं तो दोस्तों वहाँ पे जो है अच्छा कृषि हमें प्राप्त होती है। दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया है ये 2 नदियों के बीच में है। दोनों नदियों का नाम क्या है ना, पहला नदी का नाम है दजला और वहीं दूसरा नदी का क्या नाम है ना, फरात। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे आगे बताया गया है कि इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। अर्थात दोस्तों इतिहासकार जो है उन लोग का मानना है कि ये जो शहर होता है, जो गांव होता है, शहर होता है, तो जो शहरी जीवन होता है, जो शहर होता है, वो सबसे पहला कहाँ से शुरुआत हुआ था ना, मेसोपोटामिया से। और ये मेसोपोटामिया कहाँ है ना, मैंने आपको बताया 2 नदियों के बीच में। दोनों नदियों का नाम क्या है ना, दजला और फरात। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि मेसोपोटामिया वर्तमान समय में इराक का हिस्सा है, अर्थात ये जो इराक देश है वहां पे है हमारा मेसोपोटामिया। ठीक है, आगे समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी। तो इसमें 3 चीज यहाँ पे बताया गया है, जिसमें से पहला है शहरी जीवन, अर्थात मैंने आपको इससे पहले बताया कि इतिहासकारों का क्या मानना है कि सबसे पहले जो शहर हुआ था वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेसोपोटामिया से। तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि विशाल और समृद्ध साहित्य, अर्थात दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े जो है साहित्य प्राप्त हुए हैं। साहित्य नहीं समझ में आ रहा है तो आप बुक समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि गणित और खगोल विद्या, अर्थात दोस्तों मेसोपोटामिया की जो सबसे बड़ी देन है हम लोग के पूरे विश्व को, वो है दोस्तों गणित और खगोल विद्या। अर्थात जो काल विभाजन होता है, जैसे कि एक साल में 12 महीना होता है, 1 घंटे में जो है 60 मिनट होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है। ये सारा चीज दोस्तों कहाँ से पता चला है हम लोग को ना, मेसोपोटामिया से। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे जो मेसोपोटामिया की जो भाषाएं होती है वो क्या क्या बोली जाती थी। तो उसमें से सबसे पुरानी भाषा थी वो थी सुमेरियन, जिसे क्या कहा जाता था ना, सुमेरी भाषा भी कहते थे। अर्थात ये जो मेसोपोटामिया की जो सबसे पुरानी भाषा थी वो क्या थी, सुमेरियन, जिसको बोला जाता था सुमेरी भी। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सुमेरी कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे आगे बताया गया है कि 2400 ईसा पूर्व के आसपास अगदी भाषा भी बोली जाने लगी। अर्थात दोस्तों सबसे पहली भाषा क्या थी ना, सुमेरियन। उसके बाद कौन सी भाषा बोली जाने लगी ना, अगदी। उसके बाद दोस्तों 1400 ईसा पूर्व के आसपास अरामाइक भाषा बोली जाने लगी। अरामाइक भाषा जो है हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, मतलब सबसे पहला भाषा था सुमेरियन। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता गया और जब 2400 ईसा पूर्व आया उस समय में अगदी भाषा बोला जाने लगा। उसके बाद जब 1400 ईसा पूर्व आया उस समय में आप जो है यहाँ पे इराई मतलब अरामाइक भाषा बोली जाने लगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ईसा पूर्व और ईसवी में मतलब 2 जो डेट का जो होता है ईसवी और ईसा पूर्व, इसमें आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका दोस्तों एक अलग सा वीडियो बनाकर मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पे बताया गया है कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों अभी तक हम लोग ने क्या क्या सीखा ना, अभी हम लोग ने सीखा कि मेसोपोटामिया जो है 2 नदियों के बीच में है। एक नदी का नाम है दजला तो एक नदी का नाम है फरात। ठीक है, ये जो मेसोपोटामिया है वो इराक देश में है। ठीक है, यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती थी वो है, पहला भाषा था अरामाइक, दूसरा था अगदी, तीसरा था अरामाइक, सॉरी पहला था
क्या मैंने आपको बताया ना, सुमेरियन था, दूसरा क्या था ना, अकदी था, और तीसरा क्या था ना, अरामाइक था। ठीक है, तो ये तीनों दोस्तों आपको सीरीज बाय सीरीज स्टार्ट मतलब याद रखना है। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में आप जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। यहाँ पे दोस्तों जो भौगोलिक स्थिति बताई गया है, भौगोलिक स्थिति मतलब क्या होता है कि मेसोपोटामिया के अंदर क्या क्या चीज था, उत्तर में क्या था, पूर्व में क्या था, पश्चिम में क्या था, दक्षिण में क्या था, ये सारा चीज। ठीक है, तो चलिए ये समझते हैं इसमें। यह क्षेत्र वर्तमान समय में इराक गणराज्य का हिस्सा है। मैंने आपको बताया इराक भौगोलिक विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसके शहरीकृत दक्षिण भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। बाद में इस भाग में, यहाँ पे दोस्तों नीचे में समझते हैं, बाद में बेबीलोन का प्रभाव पड़ा तो इसे बेबीलोनिया कहा जाने लगा। नहीं समझ में आया तो दोस्तों फिर से पढ़िए। यहाँ पे जो आपका दिखा हुआ मतलब यहाँ पे आप जो पढ़ पा रहे हैं कि ये जो दक्षिण भाग है किसका, मेसोपोटामिया का, मान लेते हैं ये मेसोपोटामिया है, तो इसका दक्षिण भाग का किधर होगा, मान लेते हैं इधर उत्तर है। ठीक है, और इधर दक्षिण है। ठीक है, इधर क्या होगा ना, पूरब होगा, इधर क्या होगा ना, पश्चिम होगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो दक्षिण भाग है, इस दक्षिण भाग को क्या बोला जाता था ना, दक्षिण भाग को दोस्तों सुमेर और अक्कद बोला जाता था। लेकिन जब बेबीलोन का यहाँ पे प्रभाव पड़ता है तब इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है ना, बेबीलोनिया। ठीक है, याद आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझिए। जो दक्षिण भाग था उसको पहले बोला जाता था सुमेर और अक्कद। ठीक है, जब सुमेर और अक्कद इस भाषा को मतलब इस क्षेत्र को बोला जाता था, किस क्षेत्र को ना, दक्षिण क्षेत्र को। ठीक है, उसके बाद जब दोस्तों यहाँ पे नीचे में मैंने लिखवाया है कि जो बेबीलोन अर्थात ये भी एक समूह है, जब इसका प्रभाव यहाँ पे पड़ता है तब इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है ना, बेबीलोनिया कहा जाता है। ठीक है, अब तो समझ में आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे बताया गया है कि इसके उत्तरी भाग को असीरियाई का कब्जा होने के बाद इसे असीरियाई कहा जाने लगा। ठीक है, उत्तर भाग को क्या बोला जाता है ना, असीरियाई कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसका प्रभाव था ना, असीरियाई का। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में ऊर, उरुक और मारी जैसे शहर प्रसिद्ध थे। अर्थात मेसोपोटामिया जो है दोस्तों उसके अंदर भी बहुत सारे शहर जैसे कि ऊर हो गया, उरुक हो गया, मारी हो गया। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र मैंने आपके नाम बताए वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कहाँ पे ना, मेसोपोटामिया पे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैप के द्वारा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि दोस्तों ये जो देख पा रहे हैं ये है दजला नदी, ये जो दोस्तों देख पा रहे हैं ये है फरात नदी। ठीक है, तो ये जो दजला और फरात नदी के बीच का क्षेत्र मैंने आपको बताया था उपजाऊ क्षेत्र है, और यहीं पर दोस्तों मेसोपोटामिया जो है पहले यहाँ पे था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो धीरे धीरे जो है इसका विस्तार जो है यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें से दोस्तों मैंने आपको जो 3 क्षेत्र के नाम बताए, जिसमें से एक था मारी, एक था उरुक, एक था और ये जो 3 क्षेत्र मैंने आपको बताया, ये तीनों क्षेत्र जो है मेसोपोटामिया के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आप सामने में देख पा रहे होंगे ईरान जो है, और भी दोस्तों यहाँ पे आमने सामने आप बहुत सारे क्षेत्र देख पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि फारस की खाड़ी, ये सारा चीज। तो दोस्तों ये आपको तभी याद होगा जब आप मैप को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आगे समझते हैं दोस्तों कि मेसोपोटामिया के पूर्व उत्तर भाग में क्या था। अर्थात दोस्तों मान लेते हैं ये एक मेसोपोटामिया है। ठीक है, मेसोपोटामिया का क्षेत्र है, तो दोस्तों इसका जो पूरा मान लेते हैं ये उत्तर भाग हुआ, ये दक्षिण भाग हुआ। ठीक है, ये पूर्व भाग हुआ, ये पश्चिम भाग हुआ। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, पूर्व उत्तर, अर्थात ये हुआ पूर्व, ये हुआ उत्तर। मतलब ये जो पूर्व और उत्तर का बीच का भाग है, ये वाला दिशा, इस दिशा में क्या था, यही चीज यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ हरे भरे मैदान थे, यहाँ वृक्ष से ढकी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ जंगली फूल है, यहाँ अच्छे फसल के लिए पर्याप्त वर्षा होती है। ठीक है, और यहाँ 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच खेती हो गई थी। मतलब खेती की शुरुआत जो है दोस्तों वो कब देखने को मिलती है ना, 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, और दोस्तों ये जो जितना भी मैंने आपको चीज बताया वो सारा चीज कहाँ पे था ना, पूर्व उत्तर भाग में। ठीक है, मतलब पूर्व और उत्तर के बीच का भाग। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नीचे में समझते हैं उत्तर भाग में क्या था। हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ना, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के अंदर का जो उत्तर भाग है उधर क्या था दोस्तों ना, उत्तर में ऊंची भूमि पर स्टेपी घास के मैदान थे। तो दोस्तों जो घास के मैदान होते हैं उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि एक हो गया स्टेपी। ठीक है, तो इस वर्ड को देखकर आपको घबराना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आगे बताया गया है कि यहाँ पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन था। तो दोस्तों यदि कहीं क्षेत्र किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा घास होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे ज्यादा पशुपालन होगा। ठीक है, क्यों, पशु को जो है घास जो है वो चारा होता है पशुओं का। ठीक है, तो ये सारा चीज। नेक्स्ट है कि यहाँ जानवरों के लिए चारा उपलब्ध होती थी। तो दोस्तों बहुत ज्यादा अगर घास होगा तो पशुपालन वहीं पर होगा, और पशुपालन अच्छे से होगा मतलब पशु जो है चारा के रूप में क्या खाएंगे ना, घास को खाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलती है ना, उत्तर भाग में देखने को मिलती है। ठीक है,
ये सारा चीज आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि पूर्व उत्तर में क्या था, उत्तर में क्या था। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि पूरब में क्या था, तो पूरब में क्या था, दजला और उसकी सहायक नदियां ईरान की तरफ जाने के लिए परिवहन का एक अच्छा साधन था, साधन है। मतलब दोस्तों ये जो पूरब भाग है उस उधर से एक नदी बहती थी जिसका नाम क्या है, दजला नदी, और उसी में दोस्तों सहायक नदियां, मतलब इसी से जो है एक दो निकल जाती है, ठीक है, तो वो होता है सहायक नदियां। तो दोस्तों ये जो पूरब भाग है उधर क्या होता था ना, दजला नदी होता था, और ये दजला नदी और उसकी सहायक नदी जो है मिलकर किधर जाती थी ना, ईरान की तरफ जाती थी। और दोस्तों मैंने आपको ईरान बताया कि ईरान जो है मैप में कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, तो जो मेसोपोटामिया है उसके थोड़ा सा इधर जो है दोस्तों आपको ईरान देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ा देर पहले मैप पे दिखाया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है कि दक्षिण भाग में क्या था। अभी तक में हम लोग ने क्या समझा कि उत्तर में क्या था, पूर्व उत्तर में क्या था, पूरब में क्या था, और नेक्स्ट क्या है, दक्षिण में क्या था, ठीक है। तो दक्षिण भाग जो है रेगिस्तान वाला इलाका था। यहाँ सबसे पहले लेखन प्रणाली और नगरों का उद्भव हुआ था। माना जाता है कि जो मेसोपोटामिया का जो दक्षिण भाग है वहीं पर दोस्तों जो है क्या उद्भव हुआ था, नगरों का और लिखने की प्रणाली, मतलब लेखन प्रणाली, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ उपजाऊ भूमि भी है। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो है अच्छी प्रकार की क्या होती है ना, कृषि होती है, खेती होती है, ठीक है। और दोस्तों ये जो है रेगिस्तान वाला इलाका है, और यहाँ पे सबसे पहले जो है अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से भाग में जो है नगरों का उद्भव हुआ, तो आपको बताना है दक्षिण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। और अगर यह भी पूछेगा कि लेखन प्रणाली की शुरुआत मेसोपोटामिया के किस क्षेत्र में हुई, तो ये भी आप बताइएगा दक्षिण। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हम लोग जो है ये चीज पढ़े, ठीक है। अब दोस्तों चलिए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की जानकारी के स्रोत, अर्थात मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वो बहुत साल पुरानी सभ्यता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो सभ्यता है इसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या है, मतलब इतने पुराने सभ्यता को अभी हम लोग कैसे जान सकते हैं, कुछ ना कुछ सबूत मिला होगा उसी के आधार पर जानते हैं। तो वो सबूत क्या है, जिसमें से पहला सबूत है मूर्तियां, नेक्स्ट है आभूषण, आभूषण मतलब जो होता है सोना चांदी, मतलब जो ज्वेलर्स होता है वो सारा चीज, ठीक है। नेक्स्ट है इमारतें, नेक्स्ट है कब्र, कब्र मतलब जिसमें इंसान अगर कोई मर जाता है तो उसको जो है उसमें जो है घुसाया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको दफनाया जाता है, तो वो जो चीज हुआ उसको बोलते हैं कब्र, ठीक है। नेक्स्ट है औजार, ठीक है, औजार समझ में आता है। नेक्स्ट है मृदा, और है नेक्स्ट है मिट्टी की पट्टिका। मिट्टी की पट्टिका क्या होती है ना, मिट्टी को पहले प्लेन से सुखाया जाता है, उसके ऊपर जो है लिखा जाता है, उसी को बोलते हैं मिट्टी की पट्टिका, ठीक है। नेक्स्ट है मंदिर। तो ये सारा चीज जो दोस्तों कहाँ मिला है ना, मेसोपोटामिया मिला है, और इसी के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि मेसोपोटामिया में ये चीज होता था, ये चीज इस टाइम होता था, ये चीज ये लोग करते थे, ठीक है। ये सारा चीज कैसे बोल सकते हैं, ये सबूतों के कारण, ठीक है। इतना सारा सबूत जो है हम लोग को कहाँ मिला है ना, मेसोपोटामिया में, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मेसोपोटामिया की जो कृषि व्यवस्था थी उसको समझ लेते हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग की भूमि बहुत उपजाऊ थी। दोस्तों मैंने आपको बताया अभी कि जो मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक स्थिति थी जिसमें से दक्षिण भाग में रेगिस्तान था, ठीक है, और वहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा जो है खेती हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है कि मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग की भूमि बहुत उपजाऊ थी, ठीक है। यहाँ फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहती थी। मतलब दोस्तों जो फरात नदी है, मैंने आपको बताया था कि दजला और फरात नदी के बीच का जो भूमि होता है उसको उपजाऊ भूमि बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो फरात नदी होती है इसकी जो नदियां होती थी, मतलब ये जो नदी होती थी ये रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद बहुत ज्यादा, मतलब बहुत, मतलब समझिए यहाँ पे कि जो मान लेते ये फरात नदी है, ठीक है, ये बह रही है इस तरह से, ठीक है। तो जब ये रेगिस्तान में प्रवेश करती थी तो ये इधर से इधर चली जाती थी, तो कोई इधर चली जाती थी, तो इधर चली जाती थी, तो इस तरह से जो है इसका नदी का जो है बंटवारा हो जाता था। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि धाराओं में बटकर बहती थी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि इन धाराओं में बाढ़ आ जाने के कारण यह धाराएं सिंचाई की नहरों का काम करती थी, ठीक है। तो ये सारा चीज किस कारण वो हो रहा है ना दोस्तों, नदी के कारण। यदि ये नदी जो है दोस्तों यहाँ पे प्रवेश नहीं करती तो यहाँ पे क्या हो जाता ना, खेती यहाँ पे जो है होना मुश्किल था, ठीक है। तो ये जो फरात नदी है, ये नदी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है, किस चीज के लिए ना, खेती के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जरूरत पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर और मसूर के खेतों में भी सिंचाई की जाती थी, ठीक है। अब अगर दोस्तों किसी किसी कारणवश जो है मान लेते गेहूं की खेती की और वहां पे जो है दोस्तों वर्षा नहीं हुई, तो ये जो नदी है ये नदी यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने बहुत सारा चीज पढ़ लिया कि मेसोपोटामिया है कहाँ पे, ठीक है, किस नदी के बीच में है, ठीक है, कौन से देश में है, इसके पूरब में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ठीक है, पूर्व उत्तर में क्या है। उसके बाद दोस्तों हम लोग ने क्या पढ़ा कि मेसोपोटामिया में जो जितने भी स्रोत मिले हैं, जो भी सबूत मिले हैं, वो क्या क्या सबूत हैं, ठीक है। और ये जो मेसोपोटामिया यहाँ पे कृषि किस प्रकार से होती थी और किस क्षेत्र में ज्यादा कृषि होती थी, न किस क्षेत्र में होती थी, न दक्षिण भाग में, ठीक है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मेसोपोटामिया है इसमें पशुपालन किस प्रकार से होता था यहाँ पे समझते हैं। मेसोपोटामिया के लोग भेड़ और बकरियां पालते थे। ठीक है दोस्तों, भेड़ से क्या हो जाएगा, ऊन प्राप्त हो सकता है। बकरी से जो है दोस्तों दूध मतलब या फिर क्या बोलते हैं उसको, मांस प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आगे बताया गया है कि यहाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्व उत्तरी मैदानों और पहाड़ों के दलों में यह पशु पाले जाते थे, जिनसे मांस, दूध और ऊन प्राप्त होता था। ठीक है दोस्तों, यदि मान लेते हैं कि जो मेसोपोटामिया है इन लोग को अगर किसी भी प्रकार का कोई चीज खरीदना हो तो यहाँ पे दोस्तों जो है मान लेते हैं कोई किसान है, तो किसान होगा तो उसके पास अनाज होगा, वो खेती करेगा तो अनाज होगा उसके पास, तो वो जो अनाज है वो उसको देकर उसके बदले में जो चीज वो खरीदना चाहता है वो चीज वो खरीद सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पशुपालन जो मैंने आपको बताया उसमें से इन लोग क्या पालता था ना, भेड़ पालता था, बकरियां पालता था, जिससे क्या पता इन लोग को क्या प्राप्त होता था ना, मांस, दूध और ऊन प्राप्त हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ नदियों में मछलियां उपलब्ध थी। कि दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दो नदी का नाम बताया, दजला और फरात, तो यहाँ पे दोस्तों मछली भी उपलब्ध थी। ठीक है, और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों आगे समझते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला। दोस्तों जितने भी चीजें हम लोग अभी तक पढ़ते जा रहे हैं उसको दोस्तों रिलेट करते करते पढ़िए, ताकि आपको जो है पढ़ने में, याद रखने में और अच्छा मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला, तो चलिए दोस्तों इसमें क्या बताया गया है इसको समझते हैं। यहाँ के लोग लेखन कला जानते थे, अर्थात लिखने की कला। जैसे कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है बहुत कुछ, तो ये जो लिखने की कला है ये जो है ये कहाँ सिखाया, मतलब कौन कहाँ से कहाँ के इंसान लोग सीखे ना, मेसोपोटामिया के इंसान लोग। ठीक है, यहाँ पे आगे बताया गया है कि लेखन कला के लिए यह लोग मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे। जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग स्कूल जाते हैं तो कॉपी में लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड में लिखते हैं। ठीक है, या फिर किसी और जगह पर भी लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस समय में जो कॉपी जो आविष्कार हुआ है उस तरह का कॉपी का आविष्कार उस समय में नहीं हुआ था। किस समय का बात मैं कर रहा हूँ, मेसोपोटामिया के समय का। ठीक है, तो ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उस समय में किस कहाँ पे इंसान लिखता था, तो लिखता कहाँ पे था ना, मिट्टी की पट्टिकाओं पर। अर्थात पहले मिट्टी को जो है सुखा दिया जाता था। ठीक है, सूखने के लिए दे दिया जाता था। जब थोड़ी थोड़ी गीली होती थी मिट्टी उस समय में दोस्तों वो जो है मेसोपोटामिया के लोग जो भी लिखना चाहते थे वो लिख देते थे, उसके बाद फिर से सूखने के लिए दे देते थे। ठीक है, तो जो वो सूख के रेडी होता था उसको बोला जाता है यहाँ पे मिट्टी की पट्टिका। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज लिखा मतलब लिखता था वो चीज जो है लिखा जाता था। और इसी प्रकार से दोस्तों मेसोपोटामिया के लोग जो है लिखने की कला जो है समझते हैं, और कहाँ पे लिखते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो ध्वनि के लिए किलाक्षर या फिर किलाकार जो है चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब ये होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे नीचे में इसलिए मैंने आपको एक दो एग्जांपल देके रखा है। जैसे कि ये चीज हमको लिखना है तो दोस्तों ये जो है इस तरह से लिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखना है KUR, तो दोस्तों KUR आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे KUR लिखने के लिए इस तरह का प्रणाली होता था, और ये जो चीज लिखा हुआ है इसको बोला जाता है किलाक्षर या फिर किलाकार चिन्ह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आई लिखना है तो आई किस प्रकार से लिखाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार से अगर नीचे में देख पा रहे होंगे MA मतलब माँ लिखना होगा तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सारा चीज है वो क्या है ना, किलाकार अक्षर या फिर किलाक्षर अक्षर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के लोग MA के लिए जो है दोस्तों इस चिन्ह का प्रयोग करते थे। तो इसी प्रकार से मेसोपोटामिया में बहुत सारे चिन्ह थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे। मतलब MA लिखना है तो उसके लिए कुछ अलग चिन्ह होगा, AR लिखना है तो उसके लिए कुछ अलग चीज होगा, AB लिखना है तो उसके लिए कुछ अलग चीज होगा। अगर हमको मोबाइल लिखना है तो मोबाइल के लिए कुछ अलग चीज होगा, हमको हिस्ट्री लिखना है तो हिस्ट्री के लिए कुछ अलग चीज होगा। इसी प्रकार से जितना भी चीज होता है, जितने भी वस्तुएं होते हैं, उन सारी वस्तुओं का कुछ अलग अलग जो है यहाँ पे चिन्ह होता था। तो अलग अलग चिन्ह होगा मतलब बहुत सारा चिन्ह यहाँ पे होता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए, शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अर्थात जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग लिखते क्यों हैं, मान लेते हैं हम लोग जाते हैं स्कूल, तो स्कूल में लिखते क्यों हैं, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाया होता है उसको घर में भी एक बार अच्छे से पढ़ लें, इस कारण बस हम यहाँ पे लिखते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो क्यों लिखना चाहते थे, उन लोग का तो स्कूल कुछ नहीं था, लेकिन उन लोग के जो लोग थे वो किस लिए रखते थे ना, हिसाब किताब रखने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई किसान है उसके पास वो खेती करेगा तो उसके पास अनाज आएगा,
तो वो अनाज किसी इंसान को अगर उधारी देता है तो एक इंसान को दिया, दो इंसान को दिया, तीन इंसान को दिया, तो किसको कितना दिया, कब दिया, ये सारा चीज को याद रखने के लिए जो है जो लेखन कला की जो लेखन कला था वो यहाँ पे शुरू किया गया। कहाँ पे ना, मेसोपोटामिया में। मैंने आपको क्या बताया कि जो हिसाब किताब रखने के लिए जो है मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली का प्रयोग जो है वो शुरू होता है। और भी यहाँ पे बताया गया है कि शब्दकोश बनाने के लिए, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, राजाओं के जो भी काम होते हैं उसको वर्णन करने के लिए जो है यहाँ पे लेखन प्रणाली की शुरुआत होती है। ठीक है, मेसोपोटामिया की लिपिकों को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली मिट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। मैंने आपको दोस्तों बताया कि जो मिट्टी की पट्टिकाएं होती है उसी का यहाँ पे परिभाषा बताया गया है कि जो मिट्टी होता था उसको पहले गीला कर दिया जाता था, उसके बाद उसको प्लेन से जो है धूप में सूखने के लिए दे दिया जाता था। उसके बाद जब वो मिट्टी थोड़ा थोड़ा गीला होता है उस समय में दोस्तों जो भी चीज लिखेंगे तो वो लिखा जाता था। ठीक है, उसके बाद फिर से उसको धूप में जो है सूखने के लिए दे दिया जाता था। तो उसके बाद जो सूख कर रेडी होता था उसी को बोला जाता था मिट्टी की पट्टिका। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वहां पे लिखा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता का आवश्यकता होती थी। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए अभी भी आप लिख रहे हैं तो यदि आपका हैंडराइटिंग अच्छा हो या फिर खराब हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहां पे दोस्तों लेखन कला के लिए हर एक चीज के लिए अलग अलग चिन्ह थे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया KUR का अलग चिन्ह होता है, MA का अलग चीज होता है, अलग चिन्ह होता है। तो दोस्तों वो सारा चिन्ह आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप जो है यहाँ पे मेसोपोटामिया में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है लेखन कला का विकास। दोस्तों अभी जो हम लोग लेखन कला पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से लेखन प्रणाली की शुरुआत हुई, क्यों हुई, तो यहाँ पे हम लोग जो लिखते हैं वो किस चीज के लिखते हैं कि और भी अच्छे से हमको जो है ये चीज याद रहे। ठीक है, लेकिन उस समय के लोग जो है किस चीज के लिए लिखते थे न, हिसाब किताब के लिए, राजाओं का जो भी काम होता है उसको वर्णन करने के लिए, ये सारा चीज के लिए जो यहाँ पे लेखन प्रणाली की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे दोस्तों लेखन कला का विकास कैसे होता है इसको चलिए आइए समझते हैं। मेसोपोटामिया में जो मिट्टी की पट्टिकाएं पाई गई है वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। दोस्तों यदि आपको ईसा पूर्व नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका दोस्तों एक अलग वीडियो आपके लिए मैं आप प्रोवाइड कर सकता हूं। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे मिट्टी की पट्टिकाएं पाई गई है मेसोपोटामिया में वो कब की है ना, 3200 ईसा पूर्व की है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि इन पट्टिकाओं में बैलों, मछलियों, रोटियां आदि के लगभग 5000 सूचियां मिली है जो वहां के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहां से बाहर जाने वाली चीजों की होगी। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो उरुक क्षेत्र होता है, मैंने आपको 3 क्षेत्र का नाम बताया था जिसमें से पहला था मारी, दूसरा था उर और तीसरा क्या था, उरुक। ठीक है, तो ये जो उरुक के जो मंदिर होते थे उसमें से आने वाली और बाहर जाने वाली जो चीजें होती थी उसी के चित्र कहाँ पे मिली है ना, मेसोपोटामिया में मिली है। ठीक है, और उसकी कितनी सूचियां मिली है ना, 5000 सूचियां मिली है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखन कार्य संभवतः तभी शुरू हुआ होगा जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की आवश्यकता महसूस हुई होगी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन का अलग अलग समय पर होते थे। ऐसे में इसका हिसाब रखना काफी जरूरी हो गया था। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये जो हिसाब किताब की प्रणाली थी कि कौन कितना ले रहा है, कब ले रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज था इसको हिसाब किताब मतलब इसको याद रखने के लिए जो है यहाँ पे लेखन प्रणाली की शुरुआत होती है। ठीक है, यहाँ लोग लेखन के लिए गीली मिट्टी की बनी पट्टिका का इस्तेमाल करते थे जिसे बाद में धूप में सुखाया जाता था। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो चुके थे। दोस्तों ये जो जितना चीज मैं आपको मैंने पढ़ा अभी वो सारा चीज मैंने आपको समझा दिया कि मिट्टी की पट्टिका क्या होती थी, ये जो है किलाकार चिन्ह क्या होते हैं, ये सारा चीज मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और दोस्तों ये जो है अंत में यहाँ शब्दकोश भी बनाया गया। शब्दकोश मतलब क्या होता है, लाइब्रेरी, सॉरी शब्दकोश होता है डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी मतलब जो होता है वहाँ मतलब उस चीज का भी यहाँ पे आविष्कार किया गया था। ठीक है, आगे समझते हैं दोस्तों। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अच्छे से समझिए, ये जो मेसोपोटामिया ने दुनिया को सबसे बड़ी देन
कालगणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। अर्थात दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, ये जो मेसोपोटामिया है, ये पूरी विश्व को एक बहुत ही अच्छी चीज दी है। वो चीज क्या है दोस्तों, जो आप यहाँ पे नीचे में देख पा रहे हैं। अर्थात दोस्तों क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि एक वर्ष में 12 महीना होता है। यह हम लोग को कौन सिखाया? एक महीने में 4 हफ्ता होता है, ये चीज कौन सिखाया? एक दिन में 24 घंटा होता है, ये चीज कौन सिखाया हम लोग को? एक घंटा में 60 मिनट होता है। ये सारा चीज दोस्तों किसके देन है? ना मेसोपोटामिया की। ठीक है, मतलब मेसोपोटामिया जो है वही पहले खंडित कर दिया गया था कि एक वर्ष में इतना महीना होता है, एक महीने में इतना हफ्ता होता है, एक दिन में जो है इतना घंटा होता है। ये सारा चीज तो दोस्तों किसने सिखाया हम लोग को? ना मेसोपोटामिया के लोगों ने। ठीक है, तो ये सारा चीज तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ठीक है, जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है, यह कालगणना हमें मेसोपोटामिया वासियों से ही मिला है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेसोपोटामिया के शहर। दोस्तों मेसोपोटामिया के शहर, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया, मारी, उर, उरुक, ये सारा जो है दोस्तों मेसोपोटामिया के शहर हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 3 चीज बताया गया है कि मंदिर के चारों ओर विकसित हुए शहर। मतलब दोस्तों यदि कोई भी मंदिर, मान लेते हैं यहाँ पे कोई मंदिर मिल गया, तो उसके चारों ओर दोस्तों क्या हो जाएगा? चारों ओर दोस्तों जो है घर बसा लेंगे इंसान। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक शहर का निर्माण हो जाएगा। क्यों? ये मंदिर के ही चारों ओर, क्यों दूसरी जगह क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों मंदिर जो है उस समय में, मंदिर को जो है मान लेते हैं वहां पे कोई मंदिर है, मतलब भगवान हुए होंगे, मतलब भगवान होंगे, तो भगवान जो होंगे उसके कारण जो दोस्तों यहाँ पे चारों ओर जो है दोस्तों यहाँ पे बस्तियां या फिर शहर जो है बसाया जाता था, ताकि यहाँ पे किसी भी प्रकार को किसी को दुख तकलीफ ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए शहर। मतलब कोई कोई ऐसा शहर जो है जिसका किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है? ना व्यापार के लिए। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों शाही शहर। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको समझाए, ये तीनों दोस्तों यहाँ पे शहर के लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है शहरों में माल की आवाजाही। मतलब जो शहर होता है उसमें जो दोस्तों वस्तुओं को कैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका घर है और ये आपका दोस्त का घर है। मान लेते हैं कि आप जो है अपने दोस्त से जो है कॉपी लिखे हैं स्कूल में, और अभी आपको जो है शाम बज रहा है, तो शाम को जो है आपको जो है यहाँ पे कॉपी जो है रिटर्न करना है। तो आप कैसे कीजिएगा? मान लेते हैं आपके पास बाइक होगा तो बाइक निकाल लीजिएगा, आपके पास साइकिल होगा तो आप साइकिल निकाल लीजिएगा। लेकिन वहां के इंसान लोग के पास तो ऐसा कुछ नहीं था, ना ही बाइक था, ना ही साइकिल था, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो उन लोग क्या करता था, ये चीज समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट है कि मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो, लेकिन यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि यहाँ पे दोस्तों मेसोपोटामिया के जो लोग होते थे उसको खाने के लिए सारी चीजें उपलब्ध थी, लेकिन जो खनिज संसाधन होता है उसका अभाव था। मतलब खनिज संसाधन यहाँ पे ज्यादा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की काफी कमी थी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो है आभूषण बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, मोहर बनाने के लिए, ये सारा चीज के लिए दोस्तों हम लोग के पास जो वस्तुएं होती है, जो खनिज होता है, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं था। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाते होंगे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि के उत्पाद काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। अर्थात दोस्तों मान लेते हैं किसी को सोना लेना है, मतलब मेसोपोटामिया का एक इंसान है, इसको दोस्तों सोना लेना है। ठीक है, तो ये सोना लेने के लिए क्या जाएगा? मान लेते हैं ये इस इंसान के पास सोना बहुत ज्यादा है, तो ये इंसान क्या है, इसको सोना देगा, तो इसके बदले ये क्या पैसा देगा? इसके पास तो पैसा, मतलब उस समय में तो पैसा होती ही नहीं थी। तो ये जो इंसान है दोस्तों, ये इंसान क्या देगा इसको? इसके बदले में इसके पास जो भी चीज होगा वो देगा। मान लेते हैं इसके पास, ये किसान है तो इसके पास अनाज होगा, तो ये अनाज दे सकता है। मान लेते हैं ये कोई पशु पालता है, तो ये उसके बदले में ये ऊन दे सकता है। ठीक है, ऊन नहीं तो फिर दूध दे सकता है या फिर मांस दे सकता है। जो भी चीज देना है वो चीज ये दे सकता है, और उसके बदले में ये सोना यहाँ पे खरीद सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की लेन देन की जो प्रक्रिया है, ये मेसोपोटामिया में हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वो है परिवहन। जो कि मैंने आपको बताया कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसका माध्यम क्या होगा। अभी दोस्तों बहुत सारा चीजें हैं, जैसे कि हो गया एरोप्लेन, हो गया बाइक, हो गया कार, हो गया साइकिल, हो गया, ठीक है, ऑटो हो गया, और यहाँ पे दोस्तों जलमार्ग मतलब जल जहाज हो गया। इतना बहुत सारा परिवहन है, लेकिन उस समय में दोस्तों 2 ही प्रकार का परिवहन होता था, जिसमें से पहला परिवहन था जलमार्ग। ठीक है दोस्तों, जलमार्ग था जिसमें जल मतलब नाव या फिर जहाज जो है वो सारी चला करती थी।
ठीक है। और ये जो दूसरा होता था वो था, जैसे कि मान लेते कोई एक इंसान है, वो घोड़ा पालता है या फिर गधा पालता है, ठीक है, तो उसके ऊपर में जो भी वस्तु उसको ले जाना है उसको वहां पे रख देता था उस जानवर के ऊपर, और वो जानवर जो है दोस्तों एक स्थान से दूसरे जगह दूसरे स्थान जो है भेजा जाता था। तो ये जो दो चीजें थी, यही दोनों प्रणाली थी, मतलब दोनों परिवहन की चीजें थी, ठीक है। एक पहला क्या था ना, जलमार्ग था, मतलब नाव के तरीके से, नाव के जरिए जो है एक स्थान से दूसरे जगह दूसरे स्थान जाया जाता था। या फिर दूसरा जो है वो क्या था ना, यदि आपके पास घोड़ा था तो घोड़ा में जो है बैठकर यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता था, ठीक है। ये दोनों आपको समझ में आया, तो चलिए अब पॉइंट मतलब पॉइंट को पढ़ पढ़ के समझते हैं। परिवहन का सबसे सस्ता तरीका जलमार्ग था। मैंने आपको बताया जलमार्ग में क्या होता है ना, नाव जो है वो सारा चीज यहाँ पे बहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनाज से लदी हुई नाव नदी की धारा में हवा के वेग से चलते हुए जाती थी, जिसमें कोई खर्चा नहीं होता था, जबकि जानवरों से माल की ढुलाई कराने में उन्हें चारा खिलाना पड़ता था। मान लेते हैं दोस्तों कि ये जो इंसान है इसको 10 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, और क्या लेके जाना है ना, चावल का बोरा लेके जाना है, ठीक है। तो ये इंसान क्या करेगा, मान लेते हैं इसके पास बहुत ज्यादा गधा है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं इसके पास बहुत ज्यादा घोड़ा है, तो ये जो है घोड़ा में उसको रख देगा और फिर जाएगा 10 किलोमीटर पैदल, ठीक है, 10 किलोमीटर उससे जाएगा, मतलब घोड़ा से जाएगा। तो घोड़ा से अगर जाएगा तो उसको आधा रास्ता में मतलब कहीं ना कहीं भूख तो लगेगा, घोड़ा को भी भूख लगेगा, तो घोड़ा को भी कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा, तो मतलब चारा जो है वो देना पड़ेगा घोड़ा को, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो दूसरा प्रणाली था, जो था जलमार्ग, यदि आपके पास नाव है तो नाव में आराम से बैठ जाइए, उसमें तो कोई भी खर्चा नहीं है। नाव में जो है जो मतलब पानी का जो वेग होता है, उस वेग से जो दोस्तों जो है एक स्थान से दूसरी जगह, मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं है, किसमें, जलमार्ग में। लेकिन दोस्तों जो पशु होता था, मतलब जो घोड़ा होता था, उससे अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता था तो उसमें चारा लगता था, ठीक है, मतलब जो पशु होता था उसके द्वारा अगर जाएंगे तो उसमें दोस्तों हम लोग का कुछ ना कुछ खर्चा था। लेकिन अगर हम लोग जलमार्ग से जाएंगे तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कुछ भी खर्चा नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि परिवहन का सबसे सस्ता तरीका क्या था ना, जलमार्ग था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको ये भी समझा दिया कि ये जो जानवरों से जब माल की ढुलाई करते हैं तो उसमें हम लोग को चारा लगता है, लेकिन अगर जलमार्ग का इस्तेमाल करते हैं तो वो हम लोग को सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अगर नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दोस्तों है मंदिर। मतलब जैसे कि अभी हम लोग मंदिर देखते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं, तो उस समय में किस प्रकार की मंदिरें हुआ करती थी, ठीक है। मेसोपोटामिया के प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह ही थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का ही घर होता था। देखिए दोस्तों, अगर कोई घर है, मान लेते हैं कोई घर है, तो उसमें कोई इंसान रहेगा, मतलब किसी इंसान का वो घर है, ठीक है। उसी प्रकार से मेसोपोटामिया वासी लोग मानते हैं कि अगर कोई मंदिर है, मतलब वहां पे भगवान रहे होंगे, ठीक है, भगवान होते हैं, तो भगवान का ही वो घर हुआ मंदिर। तो भगवान का भी वो घर है और इंसान का भी वो घर है, मतलब इंसान का घर और मंदिर, मतलब जो भगवान का घर होता है मतलब मंदिर, इस दोनों में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ का इंसान लोग का मानना क्या था कि इंसान का भी घर होता है और भगवान का भी घर होता है, तो भगवान का घर को हम लोग मंदिर के रूप में जानते हैं। तो मंदिर और घर जो है दोनों जो है एक ही जैसा दिखता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मंदिर की बाहरी भीतर में कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो मंदिर की बाहरी चीजें थी वो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे जो है मुड़ा हुआ होता था, जिससे हम लोग को पता चलता था कि ये मंदिर है और ये मनुष्य का घर है, ठीक है। ये दोनों चीज कैसे समझ में आया ना, मंदिर कैसा होता था ना, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता था, ठीक है, और जो घर होता था वो एकदम सीधा होता था, सिंपल होता था, ठीक है। साधारण घरों की दीवारें ऐसे नहीं होती थी, ठीक है। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था, ठीक है, जो भगवान होते थे वो पूजा के केंद्र बिंदु होते थे, और लोग जो है देवी देवता के लिए अन्न, दही और मछली लाते थे। मतलब अगर किसी इंसान को पूजा करना या फिर देवी देवताओं को देना है तो वो क्या लाते थे ना, अन्न लाते थे, मतलब अनाज लाते थे, दही लाते थे और मछली लाते थे, ठीक है। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान होते थे, मतलब मंदिर होंगे तो बहुत सारे देवी देवताओं का जो है निवास स्थान होगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि उर जो कि चंद्र देवता थे, और इनाना मतलब प्रेम और युद्ध की देवती थी, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो मेसोपोटामिया की जो दो देवी देवता है वो है, पहला है उर जो कि चंद्र देवता थे, और दूसरा था इनाना मतलब प्रेम और युद्ध की देवी। मतलब मान लेते हैं कि किसी को युद्ध करना है तो इनाना इनाना इस प्रकार का नाम लेता था, और वो अगर युद्ध करता था तो जो
वो जो है युद्ध में जीत जाता था। ठीक है, तो ये दोस्तों दोनों जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, जिस कारणवश इसका याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि यह मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और यह समय के साथ साथ जो है बड़े होते गए। जैसे कि उस समय में एकदम सिंपल सा मंदिर होता था, लेकिन छोटा सा होता था, और अभी के जो मंदिर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आगे समझते हैं शासक और शासन व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि गिलमेनिश ने एनमरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया। ठीक है, वहाँ ये जो है गिलमेनिश ने एनमरकर के कुछ समय के बाद शासन किया, तो ये जो है ये एक बहुत ही महान योद्धा था जिसने दूर दूर के क्षेत्र को क्या किया न जीता। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये जो राजा था जो कि उरुक नगर का था, वो क्या था ना बहुत ज्यादा महान योद्धा था। और ये किस लिए महान योद्धा बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही दूर दूर के क्षेत्र को जीता था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप जो एक फिगर देख पा रहे हैं, ये दोस्तों किस चीज का है न, ये है मंदिर का। मैंने आपको क्या बताया कि जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो मनुष्य का घर होता है वो थोड़ा सा सीधा होता है। मतलब मनुष्य का घर सिंपल होता है, लेकिन मंदिर जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को पता चलता है कि ये जो है मंदिर है और ये जो है मनुष्य का घर है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे आगे बताया गया है असीरियाई शासक अशुरबनिपल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाएं मंगवाकर एक पुस्तकालय में स्थापित किया था। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है लाइब्रेरी भी देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि किसके द्वारा निर्माण किया गया था, मतलब यहाँ पे कौन जो है मिट्टी की पट्टिकाएं रखी थी, यहाँ पे दोस्तों ये जो है असीरियाई शासक अशुरबनिपल। ठीक है, आगे समझिए। नेबो नेबो पुलासर, ठीक है, ये नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, नेबो पुलासर ने 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को असीरियाई कब्जे से आज़ाद कराया था। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये जो है बेबीलोनिया का कब्जा जब पड़ा उसके बाद असीरियाई का कब्जा आया, तो ये जो असीरियाई का कब्जा यहाँ पे था वो कब्जा को हटाया किसने, नेबो पुलासर ने। कब हटाया ना, 625 ईसा पूर्व में। तो ये सारा चीज दोस्तों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, काल विभाजन को सिकंदर के उत्तराधिकारी द्वारा अपनाया गया था। तो दोस्तों मैंने आपको जो बताया काल विभाजन मतलब 12 महीना में 1 साल होता है। ठीक है, एक दिन में 24 घंटा होता है। तो ये जो काल विभाजन है वो सिकंदर के उत्तराधिकारी द्वारा जो है अपनाया गया था। ठीक है, इसके बाद यह रोम और इस्लाम की दुनिया के बाद में यूरोप पहुंच गया। ठीक है, तो ये सारा चीज दोस्तों बहुत ज्यादा फैल गया। ठीक है, यहाँ पे आगे बताया गया है नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों है कि पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। मतलब पशुचारक क्षेत्र आपको समझ में आता है जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक व्यापारिक नगर जो है मतलब नजर आता है। तो वो व्यापारिक नगर कौन सा था? ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कि 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। दोस्तों ये जो मारी नगर है ये किस चीज के लिए फेमस है ना, व्यापार के लिए फेमस है। ठीक है, क्योंकि ये जो मारी नगर यहाँ से बहुत ही ज्यादा व्यापार होता था, किसका, मेसोपोटामिया का। ठीक है, मारी जो है फरात नदी के पास स्थित है। ये जो मारी दोस्तों अब मैंने आपको बताया था कि मारी और उरुक, जिसमें से ये जो मारी है वो कहाँ पे स्थित है ना, फरात नदी के सामने में। ठीक है, यहाँ किसान और पशुचारक दोनों तरह के लोग होते थे, लेकिन इस प्रदेश का ज्यादातर भाग भेड़ बकरी के लिए ही काम किया जाता था। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मारी जगह है यहाँ पे किसान भी ज्यादा है लेकिन पशुचारक भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि सबसे ज्यादा चीज क्या होता था ना, भेड़ बकरी के लिए ही काम किया जाता था। ठीक है, आगे समझिए। जब पशुचारक को अनाज या धातु के औजार की जरूरत होती थी तब वह अपने पशुओं के तथा उनके पनीर, चमड़ा, मांस के बदले यह चीजें प्राप्त क्या करते थे। मान लेते किसी इंसान को औजार खरीदना है तो औजार के लिए उसको लोहा चाहिए। ठीक है, जिस भी चीज का उसको औजार बनाना है, मान लेते लोहा का बनाना है तो उसको लोहा चाहिए। तो वो लोहा जो बाहर से मंगाएगा तो ये भी कुछ देगा, तो ये भी कुछ देगा, तो वो क्या देगा ना, उसके पास मतलब मतलब पशुओं का जो बनाया जाता है वो चीज, या फिर चमड़ा, ठीक है, या फिर मांस, ये सारा चीज उसको देता था और उसके बदले में लोहा लेता था। लोहा से जो है यहाँ पे आपको औजार देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कई बार किसानों और पशुचारकों, गेड़रियों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। मान लेते हैं कोई ये किसान का खेत है। ठीक है, ये किसान का खेत है, तो इस किसान के खेत में अगर कोई पशुचारक मतलब कोई पशु जो है यहाँ पे घुस जाएगा और सारा अनाज खा जाएगा, तो जाहिर सी बात है किसान और पशुचारक के बीच झगड़ा हो जाएगा।
ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। गडेरिये खानाबदोश होते थे। खानाबदोश होने का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जो है भटकते रहते थे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से जो है ये भटकते रहते थे, ठीक है। यह कई बार किसानों के गाँव में हमला भी कर लेते थे और वहां से लूटते भी थे, ठीक है। तो ये सारा चीज था। मारीनगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा तथा अन्य कई वस्तुएं नाव के जरिए फरात नदी के रास्ते तुर्की, सीरिया और लेबनान ले जाया जाता था। अगर दोस्तों कोई भी चीज को ये सारा देश मतलब ये जगह पर ले जाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मतलब ये जो जगह है तुर्की, सीरिया और लेबनान, मतलब इस तीनों जगह से क्या होता था, मेसोपोटामिया का व्यापार होता था, ठीक है। और कहाँ से होता था, मारी से होता था। ये मारी जो है कहाँ पे स्थित है ना, जो फरात नदी है उसके सामने में स्थित है, ठीक है। और ये जो मारी नगर है वहां से क्या क्या मतलब भेजा जाता था, मतलब क्या क्या व्यापार किया जाता था न, लकड़ी, तांबा, रांगा, मदिरा और तेल की, ठीक है। अब नीचे में समझते हैं। नीचे में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये जो फरात नदी है, ये जो फरात नदी है, इसी के बगल में दोस्तों यहाँ पे आपको मारी शहर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैप में भी समझ में आ गया होगा कि जो फरात नदी है उसके बगल में यहाँ पे जो है मारी नगर स्थित था, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुआ एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मैंने आपको बताया कि जो मारी है वो किसके लिए फेमस है ना, व्यापार के लिए, ठीक है। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। दोस्तों मारी के जितने भी राजा हैं वो किस समुदाय के थे ना, एमोराइट समुदाय के थे, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आप जो है अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। इनकी पोशाक वहां के मूल निवासियों से अलग होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ यह मेसोपोटामिया के देवी देवताओं के आदर के साथ साथ स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन का भी आदर करते थे। दोस्तों ये जो डैगन है ये भी एक देवता है, ठीक है। तो ये इस देवता का भी जो है यहाँ पे पूजा किया जाता था, इसका रिस्पेक्ट किया जाता था, ठीक है। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको उर और इनाना ये जो दो देवी देवता थे इन दोनों का नाम बताया था। तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए यदि आपको याद होगा तो। कोई भी चीटिंग मत कीजिएगा। अगर उर जो है कौन से देवता थे और जो इनाना थे वो कौन सी देवी थी, ये दोनों चीज आपको कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट कीजिए, किसी भी प्रकार का चीटिंग ना कीजिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। इन्होंने डेगन देवता के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया था, ठीक है। अगर डेगन जो है वो देवता जो थे उसको बहुत ज्यादा आदर दिया जाता था, उसका पूजा किया जाता था। तो अगर पूजा किया जाता था तो उसके लिए जो है दोस्तों एक बहुत ही बड़ा सा मंदिर जो है कहाँ पे देखने को मिलता है ना, मारी नगर में। किसका ना, डेगन का, ठीक है। अब आगे समझिए शहरी जीवन और सामाजिक व्यवस्था, मतलब मेसोपोटामिया की जो शहरी जीवन थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट है कि कानूनी दस्तावेज से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। मतलब एकल परिवार आपको समझ में आता है, जो ज्वाइंट फैमिली होता है और जो एकल परिवार होता है वो, इसका बात हो रहा है, ठीक है। एक शादीशुदा बेटा और उसका अक्सर अपने मतलब माता पिता के साथ ही रहा करते थे। मतलब जो बेटा होता था और उसकी जो वाइफ होती थी वो किसके साथ रहा करते थे ना, बेटा का जो माता पिता होता था उनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि परिवार का मुखिया कौन होता था ना, पिता होता था, ठीक है। परिवार में अगर कोई हेड है तो वो कौन होता था ना, पिता। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बताया गया है कि विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधु के माता पिता उसके लिए सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधु को उपहार देते थे। विवाह की रस्में जब पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहार का आदान प्रदान किया जाता था और उसके बाद एक साथ जो है बैठकर भोजन करते थे, फिर मंदिर जाकर जो है भेंट चढ़ाते थे। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये सारा कहाँ पे होता था, मेसोपोटामिया में शादी के समय होता था, ठीक है। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट टॉपिक है वो है भवन निर्माण। मतलब मेसोपोटामिया का जो भवन था वो किस प्रकार से बनता था। मैंने अभी तक भवन निर्माण के बारे में एक ही चीज बताया है कि जो भवन निर्माण था और जो मंदिर निर्माण था उसमें एक ही चीज डिफरेंस था कि भवन को सिंपल से बनाया जाता था लेकिन जो मंदिर होता था उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया जाता था, ठीक है। तो दोस्तों ये जो भवन निर्माण है वो इस प्रकार से आप देखने को मिलता है। कहाँ पे, ये जो दोस्तों देख पा रहे हैं ये एक उर जो मैंने आपको जगह बताया था वहां का है। तो उर जो जगह है वहां पे इस प्रकार का घर पाया गया है और ये जो दोस्त देख पा रहे हैं ये एक गली है, ठीक है। गली है, ये भी एक गली है जो कि बंद है, ठीक है। तो ये जो गली है दोस्तों, ये जो घर देख पा रहे हैं ये मतलब ये जो गली होती थी टेढ़ी मेढ़ी होती थी। घर जो है किसी भी प्रकार का अच्छी मतलब अच्छी व्यवस्था से नहीं बनाई जाती थी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझना था।
चलिए आगे समझते हैं। पूर्व नगर में टेढ़ी मेढ़ी गलियां पाई गई है। मैंने आपको बताया कि सॉरी, यहाँ पे पूर्व नहीं उर होगा, ठीक है। उर नगर में जो है टेढ़ी मेढ़ी गलियां पाई गई है। नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, मतलब जो नगर को एक नियोजन तरीके से जो बनाया जाता था उसका यहाँ पे अभाव था, मतलब अच्छी तरह की नगर नियोजन व्यवस्था यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जल निकासी प्रणाली सही नहीं थी, मतलब जो जल निकालने का व्यवस्था होता था, मान लेते हैं कि घर में कोई बर्तन धो रहा है या फिर मान लेते नहा रहा है, तो उसका जो पानी होगा वो किस प्रकार से बाहर जाएगा, उसकी कोई भी प्रणाली अच्छी नहीं थी, ठीक है। लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे, जिसके कारण गलियां जो है कि गलियों की सतह ऊंची उठ जाती थी। घर बनाते समय एकांतता का ध्यान रखा जाता था। दोस्तों ये जो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मान लेते हैं ये एक घर है, ये एक घर है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ एक घर है, यहाँ एक घर है, और यहाँ पे एक गली है, ठीक है। तो यहाँ इस ये जो घर है, इस घर का कूड़ा कचरा कहाँ फेंकेगा, यहाँ गली में फेंकेगा। ये भी गली में फेंकेगा, ये भी गली में फेंकेगा, ये भी गली में फेंकेगा। तो गली में फेंकेगा मतलब गली का जो सतह होता है वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो अगर धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा तो इन लोग का घर कहीं ना कहीं डूब जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो इन लोग जो इंसान लोग करता क्या था कि ये जो घर था वो उन लोग अपने ऊपर से ही, मतलब पहले से ही जो है थोड़ा सा ऊपर करके बनाया जाता था, मतलब पहले ऊंचा कर लेता था, उसके बाद दोस्तों इन लोग जो है घर बनाता था, ताकि जो उन लोग कूड़ा कचरा फेंके गली में तो उन लोग का जो कूड़ा कचरा है उनका घर ना घुसे, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बताया गया है। और दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि एकांतता मतलब प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था, ठीक है। उर में नगर वासियों के लिए एक कब्रिस्तान था, जिसमें शासकों तथा जनसाधारण घरों के फर्श के नीचे भी दफनाए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे बताया गया है कि जो उर नगर है वहाँ पे जो है एक कब्रिस्तान मिला है, ठीक है। कब्रिस्तान में क्या होगा ना, जो है लाशें ही लाश होगी, मतलब जो हड्डियाँ पाई गई होगी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कहाँ देखने को मिलता है, उर में। और ये भी देखने को मिलता है कि कहीं कभी ना कभी मतलब किसी किसी घर के नीचे भी जो है इंसान को दफना दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज समझ में आया कि पहला कब्रिस्तान में और दूसरा घर के नीचे, ठीक है। तो ये चीज। और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वो है जल पलावन। दोस्तों ये जो है एक कहानी की तरह आप समझ सकते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे पहला पॉइंट में बताया गया है कि बाइबल के अनुसार यह जल पलावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने जल पलावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नाओ नाम के एक मनुष्य को चुना। मतलब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि एक इंसान को चुना, कौन इंसान, सॉरी भगवान, ठीक है। मतलब एक टाइम ऐसा होने वाला था जो जल के कारण जो है पूरा विश्व तहस नहस हो जाता, मतलब पूरा खत्म हो जाता। उस समय भगवान जो है किसको चुनते हैं, एक इंसान को चुनते हैं जिसका नाम क्या होता है, नाव। ये क्या करता है कि ये जो है दोस्तों करता क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बाद समझते हैं। कि उन्होंने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक जोड़ा रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जब जल पलायन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन नाव में रखी सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। और ऐसे ही कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो भगवान ने एक इंसान को चुना था जिसका क्या नाम था, नाव, ठीक है। ये क्या करता है कि एक नाव बनाता है, ठीक है, एक नाव बनाता है और इस नाव में सब चीजों का, मान लेते हैं कोई भी जीव जंतु है, मान लेते हैं कोई भी जीव है, उसका एक जोड़ा रख दिया, फिर से किसी और जीव का एक जोड़ा रख दिया, कहाँ पे, नाव में, ठीक है। तो उसी प्रकार का जितना भी जीव जंतु था इस दुनिया में उस सारा को एक जोड़ा करके जो है नाव में रख देता है, ठीक है। और खुद भी बैठ जाता है और यहाँ से भाग जाता है, मतलब यहाँ से चले जाता है पानी के जरिए, ठीक है। लेकिन जब जल पलावन होता है पूरा विश्व में तब पूरा जो है खत्म हो जाता है सब कुछ। लेकिन ये जो नाव जो है, ये नाव जो है, ये जो रखा था नाव में एक एक जोड़ा सबका, तो वो जो है सुरक्षित रह जाता है और उसी के कारण जो है ये विश्व अभी जीवित है। तो ये जो कहानी आप समझ पाए ये यहाँ पे बताया गया था, ठीक है, जल पलावन के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे आगे समझते हैं यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया का महत्व। मतलब जो यूरोप वासी है उनके लिए मेसोपोटामिया का क्या महत्व है, यहाँ पे ये चीज टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। मतलब दोस्तों ये जो बाइबल की किताबें थी उसका जो प्रथम भाग है उसमें दोस्तों, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, उसमें मेसोपोटामिया के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई है, ठीक है, जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकता है, ठीक है।
और यहाँ पे बताया गया है कि ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात जिसका अर्थ होता है सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। ठीक है, यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और जब क्षेत्र में पूरा तत्व खोजी गई, उसके बाद खोजने के बाद जो है उसको जांच पड़ताल किया गया, तो बताया गया है कि जो ओल्ड टेस्टामेंट के साथ जो भी ओल्ड टेस्टामेंट में बताया गया है वो सारा जो है सही है, और ये जो है प्रूफ के साथ सिद्ध भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 2, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट करा दिया। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको एमसीक्यू चाहिए इस चैप्टर का दोस्तों, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपका कमेंट आता है तो मैं जो है एमसीक्यू के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हो जाए लास्ट में कि यदि आपने पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। वो क्वेश्चन को आपको कहाँ पे कमेंट करना है ना, जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पे आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो है कि ये जो मेसोपोटामिया हम लोग ने अभी पढ़ा कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, ये जो मेसोपोटामिया है ये किस दो नदी के बीच के में है, मतलब ये जो मेसोपोटामिया है वो किस दो नदियों में है, उस दो नदियों का नाम लिखना है। ठीक है, तो यदि आपने दोनों नदियों का नाम लिख दिया विदाउट चीटिंग किए, मतलब आपका जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, और यदि आप हमें टेलीग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र छात्रा हैं उनको दोस्तों ये चैनल सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए, ताकि इस प्रकार का कंटेंट और इतने सरल तरीके से जो है समझाया गया है तो वो भी उनको भी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।